23 जनवरी की रात दीपक और विनय नाम के दो शख्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं और दीपक पुलिस से कहता है कि उसकी बहन शाम से लापता है। वो शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकली थी, उसके बाद अपने ऑफिस गई, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। ये सुनने के बाद पुलिस गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज कर लेती है और लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन अगले दिन ही पुलिस को पता चलता है कि जवाहर पुल के पास एक बोरी रखी हुई है जिसपे से लगातार रक्त बाहर आ रहा है। ये सुनते ही पुलिस फौरन वहां पहुंच जाती है और जब बोरी को खोलकर देखती है तो उसमें एक लड़की की बॉडी होती है जिसके सर और पैर दोनों ही गायब थे। लेकिन क्यों, कैसे एक अच्छी खासी लड़की बोरी में पहुंच गई? आखिर क्या है ये पूरा सीन? इस केस को जानने के लिए एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है आगरा में मौजूद इलाके टेढ़ी बगिया से, जहां पार्वती विहार कॉलोनी में मिंकी शर्मा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। मिंकी की उम्र 25 साल के आसपास थी और वो अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी, जबकि मिंकी का एक भाई भी है जिसका नाम है दीपक शर्मा और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वहीं मिंकी के पिता अशोक शर्मा एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते हैं और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ है जो घर के कामकाज संभालने के साथ साथ अपने बच्चों का भी खूब ख्याल रखती हैं। आपको बता दें कि मिंकी की 2 बहनों की शादी हो चुकी है और अब ये सभी लोग दीपक की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि उसकी शादी 6 फरवरी को होने वाली थी। एक तरफ मिंकी घर का काम संभाल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जॉब को भी मैनेज कर रही थी। दरअसल मिंकी दिविशा टेक्नोलॉजी नाम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी जो आगरा के ही एक इलाके संजय पैलेस में मारुति प्लाजा की 6वीं मंजिल पर बनी हुई थी। यहाँ मिंकी HR मैनेजर की पोस्ट पर तैनात थी और उसका काम सभी को बहुत पसंद आता था। मिंकी के अलावा इसी कंपनी में विनय राजपूत नाम का एक लड़का भी जॉब करता था जो असल में कंप्यूटर ऑपरेटर था और यमुना कॉलोनी का रहने वाला था। मिंकी और विनय एक जगह साथ काम करने की वजह से एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मिंकी अपनी हर बात विनय से शेयर करती थी, जबकि वो भी उससे कुछ नहीं छुपाता था। मिंकी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और भाई की शादी की वजह से वो काफी खुश थी। साथ ही उसके आसपास काम भी बहुत ज्यादा था, इसलिए 23 जनवरी की शाम को वो कार्ड बांटने के बाद देर से ऑफिस जाती है। लेकिन तब तक बाकी एम्प्लॉयज अपने घर जा चुके थे और ऑफिस में सिर्फ विनय ही मौजूद था। मिंकी विनय के पास जाती है और दोनों कुछ ऑफिशियल इश्यूज पर बात करते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। विनय अपने घर पहुंचने के बाद आराम से सो जाता है, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा बादलों को घेरता है, अचानक विनय के फोन की घंटी बजती है। अब क्योंकि वो गहरी नींद में था इसलिए कॉल रिसीव नहीं करता है, लेकिन जब दोबारा घंटी बजती है तो ये देखकर विनय को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत उठकर अपना मोबाइल चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि मिंकी का भाई दीपक उसे फोन कर रहा है। वो तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और उनसे इतनी रात को फोन करने की वजह पूछता है। तब दीपक विनय को बताता है कि मिंकी अभी तक घर नहीं आई है। ये सुनकर विनय के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिंकी शाम को उसी के साथ अपने घर के लिए निकली थी। अगर वो घर नहीं पहुंची तो फिर कहाँ गई? ये सवाल विनय के साथ साथ मिंकी के घर वालों के भी दिमाग में घूम रहा था। वो दीपक से कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अभी घर आता हूँ। इसके बाद विनय तुरंत ही मिंकी के घर पहुंच जाता है और फिर दीपक के साथ मिलकर उसे पूरी रात ढूंढता रहता है, पर उसका कोई अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन भी जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं मिंकी ट्रेन से शहर से बाहर तो नहीं चली गई, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चलता है। तब दीपक विनय से हॉस्पिटल में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों वहां के एक एसएन हॉस्पिटल में जाते हैं कि कहीं मिंकी के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। पर मिंकी तो वहां भी नहीं थी, जिस वजह से विनय भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि मिंकी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और अब वो मिसिंग थी। इसलिए वो दीपक से आगरा पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है ताकि वहां पर मिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे। इसी सोच के साथ दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। यही मिंकी के फादर भी आ जाते हैं और अपनी बेटी के गायब होने की वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में थे। वो पुलिस से गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि सर, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए, पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ पे होगी। तब पुलिस उन्हें तसल्ली देती है और मिंकी को ढूंढने का वादा करती है। इस दौरान विनय भी इन लोगों के साथ ही रहता है और मिंकी के भाई और पिता को हौसला देता है। इधर पुलिस अब मिंकी की तलाश शुरू करती है और उसके फोन पर कॉल करती है, लेकिन हर बार नंबर नॉट रीचेबल बताता है। वहीं मिंकी के फादर भी उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। वो ऐसे वक्त पर लापता हुई थी जब घर में खुशियों का माहौल था, जो मिंकी के गायब होने से अब गम में बदल गया था। हर किसी के चेहरे पर मायूसी और दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था
और उनके लिए मिंकी के बिना एक एक पल काटना भारी हो रहा था। पर अगले ही दिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिससे मिंकी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। दरअसल यमुना नदी के पास एक पुल बना हुआ है जिसे जवाहर पुल के नाम से जानते हैं। इस पुल पर दोनों किनारों पर लोहे की जालियां लगी हुई हैं, जो इसलिए लगाई गई हैं ताकि कोई यहाँ से कूद ना पाए। जैसे कि बहुत सारे केसेस में देखने को भी मिला है कि लोग पुल के ऊपर से नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसके अलावा लोग कूड़ा कचरा भी अक्सर नदी में फेंक देते हैं, जिससे पानी दूषित होता है और नदी में गंदगी बढ़ने लगती है। इसलिए सरकार ने लोगों की सेफ्टी और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए जवाहर पुल के दोनों किनारों पर लोहे की जालियां लगवा दी हैं, जहां जाली के पास ही राहगीरों को एक बोरी रखी हुई दिखाई देती है, जिसके ऊपर मक्खियां उड़ रही थीं और बोरी के नीचे काफी सारा रक्त पड़ा हुआ था। ये देखकर राहगीरों को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो पुलिस को फोन करके बताते हैं कि साहब, जवाहर पुल के पास एक बोरी रखी हुई है और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। ये सुनकर पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और जब बोरी को खोलकर देखती है तो पुलिस के साथ साथ राहगीरों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बोरी के अंदर एक लड़की की बॉडी थी बिना सर के, और सिर्फ सर ही नहीं बल्कि उसके तो दोनों पैर भी गायब थे, जिन्हें देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि पैरों को इसलिए काटा गया ताकि बॉडी को अच्छे से बोरी में पैक किया जा सके। मारने वाले ने बॉडी को पहले एक बड़ी सी पॉलिथीन से कवर किया और फिर उसे बोरी में डाल दिया, जिसे देखने के बाद पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये बॉडी किसकी है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस सबसे पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और खुद इसकी पहचान करने की कोशिश करती है। तभी उन्हें मिंकी का ख्याल आता है, जो 23 जनवरी की शाम से गायब थी। इसलिए पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन ही मिंकी की फैमिली को फोन करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें जवाहर पुल के पास एक बॉडी मिली है, इसलिए वो एक बार आकर उसे देख लें कि कहीं वो उनकी बेटी तो नहीं है। बॉडी का नाम सुनते ही पूरे परिवार में मातम का माहौल छा जाता है और पिता और भाई दोनों पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं, जहां पुलिस की मौजूदगी में उन्हें बॉडी दिखाई जाती है, जिसे देखते ही वो फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन्होंने कपड़ों और बॉडी के स्ट्रक्चर से पता लगा लिया था कि ये मिंकी की ही बॉडी है, पर यह सब किया किसने और क्यों? इस सवाल का जवाब परिवार के साथ साथ पुलिस भी जानना चाहती थी। इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले उसी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने का फैसला करती है जहां मिंकी काम करती थी और आखिरी बार वहीं जिंदा देखी गई थी। इसलिए पुलिस छानबीन करने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है और जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश करती है तब उन्हें पता चलता है कि कैमरे तो काफी वक्त से खराब हैं। ये देखकर पुलिस विनय और ऑफिस में काम करने वाले एक अकाउंटेंट से पूछताछ करती है कि ऑफिस का कैमरा खराब क्यों है और उन्होंने ठीक क्यों नहीं कराया। ये सुनकर विनय और अकाउंटेंट दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम था कि कैमरा कब खराब हुआ। इसलिए इनके पास पुलिस के सवाल का कोई जवाब नहीं था। हालांकि पुलिस को कुछ शक सा भी होता है और वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय को ही नहीं पता कि कैमरा कब से खराब है। पुलिस को इसके पीछे किसी साजिश की बू आती है। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर कैमरा खराब किया है, लेकिन किसने? ये सवाल पुलिस के जहन में घूम रहा था। ऑफिस से तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने यह फैसला किया कि वो जवाहर पुल से लेकर संजय पैलेस में जिस जगह ये ऑफिस है वहां तक के रूट की स्कैनिंग करेगी और उन सारे सीसीटीवी कैमरों को जो उस रूट में प्रोमिनेंट लोकेशन पर लगे हुए हैं उन सभी को चेक करेगी। इसी सोच के साथ पुलिस ने मुजरिम को पकड़ने की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और करीब 100 से ज्यादा कैमरों की फुटेजेस को चेक किया। तब पुलिस ने एक फुटेज में देखा कि एक शख्स उसी बोरी को स्कूटी पर लादकर 23 और 24 जनवरी के बीच आधी रात को उसी जवाहर पुल के पास जा रहा है जहां से ये बोरी बरामद हुई थी। पर यह शख्स कौन है, ये जानने के लिए पुलिस फुटेज को जूम करके देखती है। तब पुलिस को पता चलता है कि ये स्कूटी मिंकी शर्मा की है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विनय है, जो पुलिस स्टेशन में मिंकी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने गया था। इसके बाद पुलिस मिंकी की फैमिली को थाने बुलाती है और जब उन्हें फुटेज दिखाती है तो वो फौरन विनय को पहचान लेते हैं। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जब से मिंकी गायब हुई थी वो उसकी फैमिली को संभाल रहा था। वो उन्हें दिलासा दे रहा था कि वो मिल जाएगी, जबकि विनय को अच्छी तरह से पता था कि मिंकी अब इस दुनिया में नहीं है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। लेकिन वो फिर भी मिंकी के घर वालों की नजरों में अच्छा बनता रहा, ऐसा दिखावा करता रहा जैसे उसे मिंकी की बहुत फिक्र है, वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि ये सब झूठ था। पुलिस को यह सोच के हैरानी हो रही थी कि विनय मिंकी को मारने के बाद कितने ठंडे दिमाग से सब कुछ प्लान कर रहा था, जिस वजह से उस पर किसी को भी डाउट नहीं हुआ। पर फुटेजेस ने उसका भांडा फोड़ दिया।
पर पुलिस डायरेक्ट विनय को अरेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर विनय को पता चल गया तो वो शहर छोड़कर भाग सकता है। इसलिए पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाया और दीपक से कहा कि वो विनय को फोन करे और उससे कहे कि पुलिस वालों ने ये जानकारी दी है कि ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास मिंकी मिल गई है, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए, हम दोनों मिंकी को लाने के लिए चलते हैं। जैसा पुलिस ने कहा था दीपक ने वैसा ही किया। उसने विनय को फोन करके कह दिया कि पुलिस ने बताया है कि मिंकी मिल गई है, तो चलिए भैया उसे लाने के लिए चलते हैं। अब विनय, जो कि इतने दिनों से हेल्प करने का ड्रामा रच रहा था, वो दीपक के बुलाने पर फौरन घर पहुंच गया। पर उसके दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी कि मिंकी तो दुनिया से जा चुकी है, फिर वो मिल कैसे गई? शायद इन लोगों को पुलिस ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। खैर, अब दीपक विनय को लेकर ईदगाह स्टेशन जाने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पुलिस उसे देखते ही अपने असली रूप में आ जाती है और फौरन ही विनय को हिरासत में ले लेती है, जिसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस विनय से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। हालांकि वो शुरुआत में इस बात से साफ इनकार करता है कि उसने मिंकी को नहीं मारा है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और विनय को वो फुटेज दिखाती है तो वो समझ जाता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए विनय अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस से कहता है कि हाँ, मैंने ही मिंकी को मारा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि विनय ने मिंकी की जान क्यों ली और किस तरह उसे मारा। अब यही सवाल पुलिस विनय से करती है तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल उठता है। 23 जनवरी की शाम जब मिंकी ऑफिस में आई थी, तब उस दिन पहले से ही विनय उसे मारने का इरादा कर चुका था और अपने बैग में एक तेज धारदार कोकोनट कटर लेकर आया था। और ये हथियार उसने बकायदा मिंकी की जान लेने के लिए ही एक लोहार की दुकान से खरीदा था और उस पर अलग से धार और लगवाई थी ताकि उसकी जान लेने में कोई दिक्कत ना आए और ज्यादा टाइम भी ना लगे। प्लान के मुताबिक विनय ऑफिस में ही बैठा रहा और बाकी एम्प्लॉयज को छुट्टी देती, जिसके बाद मिंकी शादी का कार्ड बांटने के बाद जब ऑफिस पहुंची तो दोनों की कहासुनी हो गई और इस कहासुनी के बाद ही विनय ने मिंकी पर उसी हथियार से हमला कर दिया और उस पर कम से कम 8 से 9 बार वार किए। ये वार इतने खतरनाक थे कि मिंकी ने वही मौके पर तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। इसके बाद विनय ने उसका सर अलग किया और ये आइडिया उसे आया एक टीवी शो से, जिसे देखकर विनय को पता चल गया था कि अगर बॉडी से उसका सर अलग कर दिया जाए तो बॉडी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसने सबसे पहले चेहरा ही गायब करने का फैसला किया और सर को अलग कर दिया। इसके बाद बाकी के धड़ को उसने एक पॉलिथीन में पैक करके बोरी में पैक करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा क्योंकि बॉडी पार्ट सर के बाद भी इतना बड़ा था, जिस वजह से वो बोरी में नहीं आ रहा था। ये देखकर विनय ने मिंकी के पैर भी अलग कर दिए और फिर उसे मोड़कर उस बोरी में पैक कर दिया, जबकि सर को एक अलग बोरी में रखा। तब तक आधी रात हो चुकी थी, इसलिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर विनय ने मिंकी की स्कूटी पर उन दोनों बोरियों को रखा और कुछ दूर चलने के बाद सर वाली बोरी को नदी में फेंक दिया और फिर वहां से चल दिया। थोड़ी देर बाद जवाहर पुल के पास पहुंचने के बाद उसने धड़ वाली बोरी को उठाया और उसे नीचे नदी में फेंकने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि पुल के दोनों किनारों पर जालियां लगी हुई थी और जाली की वजह से इतनी बड़ी और भारी बोरी को उठाकर ऊपर से नदी में फेंकना नामुमकिन हो रहा था। इसलिए विनय ने बोरी को वहीं छोड़ दिया और वापस ऑफिस आ गया। उसने पहले वहां पर जो दाग धब्बे थे वो साफ किए और फिर घर जाकर आराम से कपड़े बदल के सो गया। जबकि इधर मिंकी के घर वाले उसके वापस न आने की वजह से काफी परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने विनय को फोन किया और मिंकी के गायब होने की खबर सुनकर उसने ऐसा ड्रामा किया जैसे मानो उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद वो उनके घर भी पहुंच गया और मिंकी को ढूंढने का ड्रामा करने लगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ क्लियर कर दिया। पुलिस ने जब विनय से मिंकी को मारने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो और मिंकी एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। इसी वजह से 6 महीने पहले उन्होंने अपनी फैमिली को भी एक दूसरे के बारे में बता दिया था और फैमिली राजी भी हो गई थी। पर धीरे धीरे मिंकी का बिहेवियर चेंज होने लगा। उसका नंबर आधी रात को अक्सर बिजी आया करता था, वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि घंटों घंटों तक वो किसी से बात करती थी। जब विनय ने इस बारे में मिंकी से बात की तो उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पर विनय को पता चल गया कि मिंकी किसी और से बात करती है और उससे मिलने भी चाहती है। बस ये धोखाधड़ी उसे नागवार गुजरी, क्योंकि वो मिंकी पर प्यार के साथ साथ पैसे भी लुटाता था, उसकी हर इच्छा को पूरी करता था, लेकिन वो उसे धोखा दे रही थी। हालांकि विनय ने कई बार मिंकी को समझाया कि वो उस लड़के से बात करना छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। इसी वजह से उसने गुस्से में उसे मारने का फैसला किया और 23 जनवरी को मार भी दिया। ये सब करने से पहले ही उसने सीसीटीवी कैमरे के तारों को डिस्कनेक्ट कर दिया था
अब सारी सच्चाई पुलिस के सामने थी, इसलिए विनय को अरेस्ट कर लिया गया और फिलहाल इस केस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या लगता है, इस केस में किसकी गलती है और क्या होना चाहिए था इस केस का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां मिस ना हो।